होगा कि भाई साहब अनडिस्ट्रीब्यूटेड में से भी आप हमें हिस्सा दोगे प्रेफरेंस शेयर का, वो सब कर करा के मैं कहता हूं कोई भी लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कुछ कुल मिला के आपको क्या निकालना है। अगर मैं आपसे पूछूं चिड़िया की आंख क्या है, चिड़िया की आंख ये बात है कि इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितनी अर्निंग अवेलेबल है, जितना टोटल कमाया उसमें से। तो हमने कहा सर इतनी 64,000 अवेलेबल है। अगर ये नया क्वेश्चन हुआ मतलब जो कॉन्सेप्ट नहीं करे तो हम स्किप कर देंगे। चलिए जी, ये क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट कुछ अलग नहीं है, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा हैवी लगेगा आपको कि यार ये क्या पूछ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ अलग नहीं है, जैसा करते आ रहे हैं वैसे ही है। कहता है एन एंटिटी हैज टू क्लास ऑफ शेयर इन इशू। दो तरह के कंपनी ने शेयर्स इशू किए हुए हैं। एक तो 5,000 नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर से क्या पता लगता है कि इन प्रेफरेंस शेयर को फ्यूचर में कभी भी इक्विटी शेयर्स नहीं दिए जाएंगे। इनका रिडम्पशन बाय वे ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर नहीं होगा, इनका रिडम्पशन बाय वे ऑफ पेमेंट इन कैश ही होगा, या फिर कोई और चीज देकर होगा। इक्विटी शेयर कन्वर्ट करके तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है सर। और 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, मतलब कंपनी ने दो तरह के शेयर्स से पैसा लगाया हुआ है। एक तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठाया हुआ है और 10,000 ऑर्डिनरी शेयर से पैसा उठाया हुआ है। मुझे आप ये बताओ कि अगर ये 5,000 शेयर नॉन कन्वर्टेबल हैं तो क्या इनकी बेस पर डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेशन करने में यूज होंगे? ये एक क्वेश्चन मैंने पूछा है बस आपसे यस और नो का कि भाई ये 5,000 नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हैं। बिल्कुल नहीं सर, इनका कोई मतलब नहीं है डाइल्यूटेड ईपीएस से। डाइल्यूटेड ईपीएस में अपने को देखना होता है कि जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है जो फ्यूचर में कन्वर्ट होंगे प्रेफरेंस शेयर में, इक्विटी शेयर में, वो आपके डाइल्यूटेड ईपीएस में आपका कंसीडर होते हैं। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद कहता है प्रेफरेंस शेयर आर एंटाइटल्ड टू अ फिक्स्ड डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर। कहता है 5 रुपए इनको पर शेयर डिविडेंड चाहिए ही चाहिए। 5,000 शेयर हैं, हर शेयर होल्डर को हर अपने एक शेयर पर 5 रुपए का फिक्स डिविडेंड चाहिए बिफोर एनी डिविडेंड आर पेड ऑन द ऑर्डिनरी शेयर्स। तो ये तो हमें वैसे भी पता है भाई, प्रेफरेंस शेयर है तो उनका मतलब ये प्रेफरेंस दी जाएगी डिविडेंड में कि जो भी कमाई होगी उसमें से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड को पैसा दिया जाएगा डिविडेंड का, और फिर जो बचेगा वो इक्विटी शेयर का है। ठीक है, वो इक्विटी शेयर का पैसा हम इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे बांट दें या कंपनी में रख लें, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन इक्विटी शेयर का डिविडेंड बांटने से पहले प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हम पे करेंगे कितना? ₹5 पर शेयर के हिसाब से। ठीक है सर, कोई नई बात बताई इसमें? नहीं सर, पुरानी बात है। कहता है ऑर्डिनरी डिविडेंड। ऑर्डिनरी डिविडेंड क्या मतलब? यहां पर आपका नॉर्मल जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको इंड AS 33 क्या बोलता है? ऑर्डिनरी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर ना बोले और ऑर्डिनरी शेयर अगर लिख दे क्वेश्चन में तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, समझ जाएंगे। तो कहता है ऑर्डिनरी डिविडेंड आर देन पेड इन विच प्रेफरेंस शेयर डू नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है, कहता है ऑर्डिनरी डिविडेंड जब पे किया जाएगा उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं। कहता है ईच प्रेफरेंस शेयर देन पार्टिसिपेट इन एनी एडिशनल ऑर्डिनरी डिविडेंड above 2 at the rate of 50% of any additional dividend payable on the ordinary share। सर ये वाली लाइन तो समझ नहीं आई, इंग्लिश में पढ़ दिया आपने, समझेंगे अभी सारी चीजों को समझेंगे। यहां पर उसने बोला कि जितने भी आपके प्रेफरेंस डिविडेंड दिए जाएगा वो देने के बाद में जो अर्निंग बचेगी उसमें से जब आप इक्विटी शेयर को दोगे ना, इक्विटी शेयर को अर्निंग दोगे, उस अर्निंग उस डिविडेंड को देने के बाद जो अर्निंग बचेगी ना उसमें भी प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया जाएगा ₹5 के हिसाब से। ठीक है सर, दे दिया। उसके बाद में इक्विटी को डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद जो अर्निंग बचेगी उसमें भी प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेट करेंगे, कहेंगे इसमें से भी हमारा हिस्सा है कुछ। मतलब अपना हक दूसरे का चक, मतलब अपना हक लेने के बाद भी जो अर्निंग बचेगी उसमें से भी वो हक मांगेंगे प्रेफरेंस शेयर वाले। ठीक है, तो अभी कैसे कैसे कैलकुलेशन होगी वो अभी मैं दोबारा आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद में अभी यहां पर इतना समझ लो कि आपकी रिटेन अर्निंग जो बचेगी ना वो ऐसा नहीं है कि इक्विटी शेयर वाले जो है उस पर कुंडली मार के बैठ जाएंगे कि ये तो बस हमारी है। प्रेफरेंस वाले कहेंगे ये इनमें से भी हमारा हिस्सा है कुछ। हम ये कहेंगे भाई तुम्हें डिविडेंड दे तो दिया 5 रुपए, कहते नहीं दे दिए, वो जो दे दिया वो तो हम हजम करके खा ले। अब जो इक्विटी वालों का हिस्सा बचा है उसमें से भी कुछ हिस्सा हमारा है, वो कितना है वो एक अभी समझना है। 50% ऑफ एडिशनल डिविडेंड पेबल ऑन द ऑर्डिनरी शेयर, ये बात अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने नंबर्स की बात नहीं करी है, अभी सिर्फ मैंने आपको थियोरेटिकली बात बताई है। आइए उसके बाद कहता है एंटिटीज प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 1 लाख। कहता है एंटिटी का प्रॉफिट कितना है? 1 लाख।
कहता है एंड डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर आर डिक्लेयर्ड ऑन द ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दिया जाएगा? ₹2 पर शेयर। मतलब टोटल डिविडेंड कितना दिया जाएगा? 10,000 शेयर है, ₹2 के हिसाब से ₹20,000 का डिविडेंड दिया जाएगा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को। ठीक है सर। कहता है कंप्यूट एलोकेशन ऑफ अर्निंग फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस। कहता है क्या कैलकुलेट करना है, कंप्यूट क्या करना है? एलोकेशन ऑफ अर्निंग, कि आप इस अर्निंग को, जो 1 लाख रुपए की अर्निंग है, इसको कैसे कैसे बांटोगे, इक्विटी शेयर को कितना मिलेगा, प्रेफरेंस वालों को कितना मिलेगा, ये आपको एलोकेशन करके देना है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस के। मतलब फाइनली बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में जो न्यूमरेटर लोगे वो कितना लोगे, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। मतलब न्यूमरेटर कितना लोगे? न्यूमरेटर तो वही लेंगे ना जो इक्विटी शेयर के लिए अर्निंग बची है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, दैट्स इट, वही कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स सा कर दिया, मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी ला दी, दैट्स इट, कोई कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। ठीक है सर। कहता है उसके बाद व्हेन एन एंटिटी हैज ऑर्डिनरी शेयर एंड पार्टिसिपेटिंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दैट आर नॉट कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर, वो तो ऊपर लिखा हुआ भी है कि नॉन कन्वर्टेबल है। आइए चलिए, बस क्वेश्चन इतना ही है। अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन, बिल्कुल आराम से करेंगे। चलिए अब मैं आपको ना ये जो मैंने लाइन अभी जिसका मतलब नहीं बताया था उसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूं। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपको अब बात समझ में आएगी। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। कहता है ₹5 तो देखो हम लेंगे एक शेयर पर, प्रेफरेंस शेयर वालों ने बोला ₹5 तो हम लेंगे, इक्विटी शेयर वालों ने बोला ₹2 देखो हम लेंगे। मतलब पहले 1 लाख रुपए में से ₹5 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड बढ़ जाएगा, उसके बाद में जो पैसा बचेगा उसमें से फिर ₹2 पर शेयर के हिसाब से इक्विटी शेयर का डिविडेंड बढ़ जाएगा। उसके बाद भी कंपनी में कुछ पैसा बचेगा, कंपनी में कुछ पैसा बचेगा। कहते हैं अब वो जो पैसा है उसको हम क्या बोलेंगे? अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग, कि जो अभी बांटी नहीं वो अर्निंग बची हुई है। कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कहा अब ये जो बचा हुआ पैसा है ये किसका है? इक्विटी शेयर वालों ने कहा हमारा है। प्रेफरेंस वालों ने कहा नहीं, ये पूरा तुम्हारा नहीं है। इक्विटी शेयर वालों ने कहा क्यों? तुम्हें तो ₹5 डिविडेंड हमने बोला था, दे दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग बची है ना, इसमें से अब अगर तुम ₹2 से ऊपर कोई डिविडेंड लोगे तो जितने रुपए पर शेयर डिविडेंड लोगे उसका आधा डिविडेंड तो कम से कम हम भी लेंगे। बात समझ में आती है? चलिए, बात समझ में नहीं आती है सर, आइए मैं आपसे इसको सॉल्यूशन के थ्रू ही बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। सॉल्यूशन नंबर 2, अब बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना। अब आपको बचपन याद आ जाएगा कि हाँ सर बचपन में मैथमेटिक्स में भी इसी तरीके से हम इक्वेशंस बनाया करते थे। जब मैडम पढ़ाती थी तो लैंग्वेज के बेस पर इक्वेशन बनाई जाती थी, लैंग्वेज के हिसाब से इक्वेशन बनाई जाती थी। एक सेंसिबल इक्वेशन हम बनाते थे, एक लॉजिकल इक्वेशन हम बनाते थे। ठीक है सर, मैंने आपसे कहा यहां पर प्रॉफिट कितना दे रखा है कंपनी का? सर प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख रुपए। भाई 1 लाख प्रॉफिट है ना, आ जाओ इस पे भी टीका टिप्पणी कर ले थोड़ी सी। कहां गया? एंटिटी प्रॉफिट फॉर द ईयर 1 लाख। मेरा आपसे क्वेश्चन है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कैसा है? सर अगर इसको हम बिफोर टैक्स माने तो इसका मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड देने से पहले टैक्स माइनस करना पड़ेगा, और टैक्स का रेट कुछ दे नहीं रखा, तो अब टैक्स का एजम्पशन ले नहीं सकते कि टैक्स का रेट जो है 30% ही होगा। अमाउंट की और परसेंटेज की कोई एजम्पशन ले नहीं सकते हम। ठीक है, तो इसका मतलब सर ये जो है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मानना ज्यादा सेंसिबल लगता है कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अगर सर यहां पर टैक्स का रेट दे रखा होता तो हम एजम्पशन क्या लेते कि ये 1 लाख रुपए बिफोर टैक्स है। ठीक है, तो फिर हम उस टैक्स के रेट को भी यूज करते, इस 1 लाख में से टैक्स घटाते, फिर जो बचता फिर कहते इसमें से आपका प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा। ठीक है जी, तो हमारा क्या सेंसिबल ज्यादा लगता है कि ये 1 लाख रुपए क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। मतलब सब कुछ दे चुके आप, इंटरेस्ट दे चुके, आप जो है वो टैक्स दे चुके, अब अर्निंग बची है, इसमें से सिर्फ 2 लोगों का हिस्सा है, प्रेफरेंस शेयर वालों का और इक्विटी शेयर वालों का। आइए जी, इस 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में से मुझे आप बताइए, सबसे पहले मैं प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस कर दूं। आपको कोई प्रॉब्लम है इस बात में? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना है प्रेफरेंस का डिविडेंड बताइए? प्रेफरेंस का डिविडेंड है सर, प्रेफरेंस का डिविडेंड है सर ₹5 देंगे 5000 शेयर पे। प्रेफरेंस को कितना डिविडेंड देंगे? 5000 शेयर हैं,
और हर एक शेयर पर 5 रुपए का डिविडेंड, तो क्या 25,000 रुपए का डिविडेंड आ जाएगा? बिल्कुल सर। ठीक है जी। इसके बाद में हम इक्विटी का भी डिविडेंड देंगे। इक्विटी का डिविडेंड कितना होगा सर? इक्विटी शेयर्स हैं आपके 10,000 शेयर पर 2 रुपए का डिविडेंड। इक्विटी वालों ने बोला था तुम्हें 5 रुपए का डिविडेंड दे दिया 1 लाख में से, 2 रुपए का हम लेंगे, 20,000 रुपए। मुझे आप बताओ क्या यहां पर ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग आ गई? भाई 1 लाख रुपए की कमाई करी थी, उस 1 लाख रुपए में से प्रेफरेंस शेयर का हिस्सा दे दिया 25,000 रुपए, बचा 75,000। उसके बाद में उसमें से 20,000 रुपए और दे दिया, बचा 55,000। मुझे आप ये बताओ बाय डिफॉल्ट ये 55,000 किसका हिस्सा है? ये 55,000 है सर इक्विटी शेयर का हिस्सा। भाई ये तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है ना। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितनी होनी चाहिए सर? 75,000। कायदे से तो मैं यहीं पे कह देता अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर 75,000। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। वो क्या कहता है अब ये जो 55,000 रुपए डिविडेंड बचा, 55,000 रुपए आपकी अर्निंग बची, ये कौन लेगा? प्रेफरेंस वालों ने पूछा। तो इक्विटी वालों ने कहा देखो जी ये तो हमारी थी, हमारे 75,000 रुपए अर्निंग बची थी, 1 लाख कमाया था, तुम्हारा डिविडेंड कितना? 5 रुपए पर शेयर। 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से 25,000 रुपए तुम्हें दे दिया, अब जो भी बचा वो हमारा। प्रेफरेंस वालों ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तुमने 2 रुपए का डिविडेंड लिया ना, ठीक है ले लो। अब जो अब तुम्हारी अर्निंग बची ना 55,000 रुपए, अब ये जो अर्निंग बची 55,000 रुपए, इसमें भी अगर तुम डिविडेंड बांटोगे तो तुम जितना पर शेयर डिविडेंड बांटोगे उससे आधा डिविडेंड हम भी लेंगे दोबारा से। अगर तुमने इसमें से डिविडेंड बांटा तो जितने पर शेयर इक्विटी वालों तुम डिविडेंड लोगे ना, उतने रुपए से आधा पर शेयर डिविडेंड हम भी लेंगे इसमें से। इसका मतलब ये 55,000 रुपए पूरे के पूरे इक्विटी शेयर वालों के लिए नहीं है, ये समझ में आती है। मतलब इक्विटी शेयर वाले कुल मिलाकर ये नहीं कर सकते कि 55,000 रुपए बिल्कुल आंख बंद करके उठा के डिविडेंड बांट लिया, ऐसा नहीं कर सकते। जितना डिविडेंड वो लेंगे उससे आधा पर शेयर का डिविडेंड कौन लेगा? प्रेफरेंस वाले भी लेंगे। बात समझ में आती है? क्वेश्चन ये उठता है कि सर ईपीएस कैसे निकलेगा? ईपीएस क्या, कितना ईपीएस? भाई आप नॉर्मली अगर मान लो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन की बातें नहीं होती कि एडिशनल अर्निंग में से हम भी लेंगे, अगर ये टांग ना आते प्रेफरेंस शेयर वाले, तो आप क्या बोलते? आप ये कहते सर 1 लाख में से 25,000 दे दिया, 75,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने हमारे? 10,000 डिवाइड बाय 10,000, ईपीएस आ जाता 7.5 रुपए। लेकिन क्या अब आप 7.5 रुपए ईपीएस कह सकते हो कि इक्विटी शेयर ने अपने एक शेयर पर 7.5 रुपए कमाए? क्या 7.5 रुपए कमाए एक्चुअल में? नहीं सर, क्योंकि ये 55, भाई 7.5 आप कैसे कह रहे हो? 55,000 प्लस 20,000, 75,000 डिवाइडेड बाय 10,000 बराबर 7.5। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 55,000 रुपए पूरे के पूरे इक्विटी शेयर वालों के, जबकि ऐसा है ही नहीं। यहां तो प्रेफरेंस शेयर वालों ने रायता फैला रखा है। आप कह रहे हो 55,000 पूरे इक्विटी को मिल जाएंगे, कैसे मिल जाएंगे? इस 55 में से भी कुछ प्रेफरेंस वाले लेंगे। अच्छा सर कितना लेंगे वही तो नहीं पता, बात तो वही है। आप नीड फील हो पा रही है कि अब क्या करना चाहिए हमें? ठीक है सर, नीड फील हो पा रही है हमें कि अब क्या करना चाहिए। मैंने कहा मुझे यह देखना है कि इस 55,000 रुपए में से कितना पर शेयर डिविडेंड इक्विटी वाले लेंगे और कितना पर शेयर डिविडेंड प्रेफरेंस वाले लेंगे। मैंने कहा लेट एज्यूम डिविडेंड, मैं क्यों एडिशनल डिविडेंड, एक्चुअल वाला डिविडेंड तो दोनों लोग बांट ही चुके हैं, अब तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग में से कितना डिविडेंड बांटेंगे फर्दर? भाई ये अर्निंग बची है ना, इसको भी तो बांट सकते हैं, कितना बांटेंगे? क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा। तो हमने कहा एज्यूम करते हैं, लेट एज्यूम एडिशनल डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू एक्स पर शेयर, ₹X पर शेयर कह सकते हैं। मैंने कहा ₹X पर शेयर का डिविडेंड इस 55,000 रुपए में से इक्विटी शेयर वाले लेंगे। तो आप मुझे बताओ एडिशनल डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर का कितना होगा? ₹X/2 पर शेयर। उन्होंने कहा देखो जी तुम कितना लोगे उस पर हम टांगने लगा रहे, जितना तुम लोगे। किसने बोला? प्रेफरेंस वालों ने। उन्होंने कहा जितना तुम शेयर पर डिविडेंड लोगे ना इस 55,000 में से, उससे आधा हमें भी दे देना जरा। तो हमने एज्यूम किया, मान लो डिविडेंड इक्विटी शेयर वाले इस 55,000 में से लेंगे ₹X पर शेयर।
तो प्रेफरेंस वाले कितने लेंगे, x/2 पर शेयर, आधा उससे 1/2x। ठीक है, अच्छा मान लो ये 55,000 मुझे बांटने हैं, ये 55,000 रुपए मुझे बांटने हैं बाय वे ऑफ डिविडेंड। तो मैं कैसे बांटूंगा भाई, 55,000 कैसे निकलेगा, मान लो 55,000 रुपए मुझे बांटने हैं, कैसे बांटू, क्या मैं ये कह सकता हूं 55,000 इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय x रुपीज पर शेयर डिविडेंड मिल जाएगा इक्विटी वालों को। ठीक है, प्लस 5,000 मल्टीप्लाई बाय x/2, इतना डिविडेंड प्रेफरेंस वालों को दे दूं तो पूरा 55,000 बढ़ जाएगा। मैंने कहा 5,000 शेयर, 55,000 रुपए का मेरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बचा हुआ है, तो मैंने कहा अगर मैं इक्विटी वालों को x रुपीस का डिविडेंड दूंगा तो टोटल डिविडेंड कितने दूंगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय x। अब x कितना होगा पता नहीं, वो अभी निकल जाएगा, आपको पता है, आप समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, प्लस 5,000 किसको देना, 5,000 शेयर पर x/2 का डिविडेंड भी तो देना पड़ेगा प्रेफरेंस वालों को, क्योंकि ये तो कंडीशन है, तो वो इसी 55 में से देना है। तो मैंने कहा कि 10,000 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5,000 मल्टीप्लाई बाय x/2 का टोटल कितना आ जाएगा, 55,000। बात समझ में आती है कि 55,000 इसी तरीके से बटेंगे। तो क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हो आप यहां पे, बिल्कुल सर, x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 10,000 x प्लस 2.2500 x, ऐसे कह सकता हूं। तो x कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा सर 12,500, 55,000 डिवाइडेड बाय 12,500, 4.44। और x क्या था, x था इक्विटी शेयर का डिविडेंड। इसका मतलब इक्विटी शेयर वाले 4.44 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड ले सकते हैं, 4.44 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड लेंगे, ये हो गया आपका इक्विटी डिविडेंड। और आपका प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा x/2, मतलब 4.44 डिवाइड बाय 2, 2.22 रुपीस, 2.22 पर शेयर। इतना डिविडेंड कौन लेगा, 2.22 रुपीस का डिविडेंड कौन लेगा, आपका प्रेफरेंस वाले, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, जितना भी तुम लोगे उससे आधा हम लेंगे। 4.4 किसने लिया, इक्विटी शेयर वालों ने। ठीक है, तो 2.2 कौन लेगा, प्रेफरेंस शेयर वाले। यहां तक बात क्लियर होती है। तो आपने समझा कि भाई पूरा का पूरा इस 55,000 में से पूरा का पूरा आपको नहीं मिल रहा है। अगर पूरा का पूरा मिलता तो 10,000, 55,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 5.5 रुपए की अर्निंग यहां से आती। ठीक है, तो यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आप सिर्फ 4.4 पर शेयर का डिविडेंड आप ले सकते हो। तो आप मुझे बताओ इक्विटी शेयर की अर्निंग कितनी होगी, ईपीएस क्या होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अर्निंग कितनी अवेलेबल है सर, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 की अर्निंग तो वो ले ही चुके हैं, जो कि उनके लिए अवेलेबल थी बाय वे ऑफ डिविडेंड, प्लस 10,000 शेयर पर 4.4 रुपीस की अर्निंग और ले सकते हैं इस 55,000 में से। बची हुई अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग में से वो 4.40 रुपए पर शेयर की अर्निंग और ले सकते हैं। तो उनके लिए टोटल अर्निंग अवेलेबल इतनी हो गई, ये क्या हो गई, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये हो गई। जिसमें से जिस अर्निंग में से वो 20,000 तो ऑलरेडी बांट चुके हैं, तो वो भी उन्हीं के लिए अवेलेबल थी, तो वो भी आपका ईपीएस में कैलकुलेट होगी। और जो बचे हुए 55,000 है उसमें से कितना ले सकते हैं, 44,000 और ले सकते हैं। ठीक है, बाकी के किसके पास जाएंगे, बाकी के जाएंगे आपके इक्विटी शेयर होल्डर के पास में। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास में। बात समझ में आती है। ठीक है, तो आपका यहां पर कितनी अर्निंग हो गई आपकी, ये हो गई टोटल आपकी 44,000 प्लस 20,000। उनके लिए अर्निंग अवेलेबल थी इक्विटी शेयर वालों के लिए 64,000 डिवाइडेड बाय कितने शेयर हैं, 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000। तो कितना हो गया आपका ईपीएस 6.4 पर शेयर। ईपीएस कितना आ गया, 6.4 पर शेयर। अच्छा, यहां पर मैं कह सकता हूं कि इसमें से डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग का ईपीएस 2 रुपए है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग का ईपीएस 4.4 है।
ऐसे कह सकता हूं, लेकिन अल्टीमेटली ईपीएस तो 6.4 ही है। अगर मुझसे कोई पूछे भाई साहब ईपीएस कितना, तो मैं क्या बोलूंगा 6.4। वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग पर कितना है, डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग पर कितना है, वो एक अलग बात है, क्योंकि हम ये कहेंगे इस 6.4 रुपीज पर शेयर उन्होंने कमाए थे, जिसमें से 2 रुपए पर शेयर ऑलरेडी ले चुके हैं। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड कितना है, क्योंकि 2 रुपए ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं इसी 6.4 में से। भाई ये 6.4 कैसे आया, क्योंकि आपकी अर्निंग 64,000 थी, डिवाइड बाय 10,000, तो आपकी अर्निंग पर शेयर था 6.4। एक शेयर पर 6 रुपए 40 पैसे कमाए। और ये 64,000 कैसे आया, ये 64,000 आया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4.4। और 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 ये क्या है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड ईपीएस कितना हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ईपीएस हो गया 44,000 डिवाइड बाय 10,000 4.4। बात समझ में आती है। तो यहां पर आप मुझे बताओ, क्या अगर क्वेश्चन ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स आ जाए जिसमें ऐसी बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन बन जाए, तो आप कर पाओगे? अल्टीमेटली क्या निकालना है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना 2 लाइन का होता है। इक्विटी शेयर के लिए कितनी अर्निंग अवेलेबल है, कॉन्ट्रैक्ट उनका हुआ होगा कि भाई साहब अनडिस्ट्रीब्यूटेड में से भी आप हमें हिस्सा दोगे प्रेफरेंस शेयर का, वो सब कर करा के मैं कहता हूं कोई भी लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कुछ कुल मिला के आपको क्या निकालना है। अगर मैं आपसे पूछूं चिड़िया की आंख क्या है, चिड़िया की आंख ये बात है कि इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितनी अर्निंग अवेलेबल है, जितना टोटल कमाया उसमें से। तो हमने कहा सर इतनी 64,000 अवेलेबल है अर्निंग 10,000 शेयर पर, तो एक शेयर पर कितनी 6.4। इतना ही तो करा है, कुछ नया थोड़ी किया है। आप